हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 22 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 22 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो की क्विज और तमाम प्रकार की वीडियोज़ की क्विजेस फ्री में आपको ऑडियो, इसके बाद वीडियो और पीडीएफ फाइल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी फ्री में एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप लिख करके सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इसे। यहाँ पर दोस्तों हमारी ई बुक्स वगैरह भी मिलती हैं, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष देश कौन रहा? तो टॉप पर रहा दोस्तों न्यूजीलैंड। अगला, पेटा ने वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो जॉन अब्राहम को चुना था। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में लिखा है। अच्छा, अब लोग डिटेल में लिखना शुरू कर चुके हैं तो आप लोग भी डिटेल में लिखा करो, ठीक है। डिटेल में लिखने से फ़ायदा होता है ये कि आपका माइंड जो है दोबारा से रिकॉल करता है चीज़ों को और इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा होता है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, बिहार का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में बिहार का नया डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया दोस्तों एसके सिंघल को, संजीव कुमार सिंघल को। 1988 बैच के, 1988 बैच की ये आईपीएस ऑफिसर हैं बिहार कैडर से। तो ये अब बिहार के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। एक्चुअल में दोस्तों आपको याद होगा गुप्तेश्वर पांडे जी ये इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है, रिजाइन दे दिए थे सितंबर 2020 में, जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला काफ़ी चरम सीमा पर था उस टाइम पर, ठीक है। फिर चुनाव लड़ने की भी कुछ कयास जताए जा रहे थे लेकिन चुनाव लड़ा नहीं इन्होंने। अभी चुनाव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिहार चुनाव से, ठीक है। तो तब से ये अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे एसके सिंघल जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था गुप्तेश्वर पांडे ने, ठीक है। लेकिन अब परमानेंट तरीके से एसके सिंघल को नियुक्त कर दिया गया है बिहार का नया डीजीपी। चलिए अब बिहार में अभी हाल ही में दोस्तों बिहार चुनाव संपन्न हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बिहार चुनाव में दोस्तों कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 243 सीटों पर चुनाव हुए। बिहार का विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो सीएम बने हैं नीतीश कुमार जी, ये 7वीं बार सीएम बने हैं, लगातार चौथी बार सीएम बने हैं और इनकी पार्टी का नाम है जेडीयू। क्या है? जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। अच्छा, रेणु देवी को और तारा किशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, ओके। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ का प्रोटेम स्पीकर जो कि एक दिन के लिए बनाए जाते हैं, जो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, वो बनाए गए थे जीतन राम मांझी जी। और बाद में विधानसभा अध्यक्ष चुने गए विजय कुमार सिन्हा। तो विजय कुमार सिन्हा को आपको ज़्यादा याद रखना है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्लियर है? बिहार जीके की दोस्तों आपको ई बुक प्रोवाइड की गई है जिसमें बिहार से रिलेटेड पूरा साल भर का करंट अफेयर दिया गया है, प्लस बिहार से स्पेशल चैप्टर वाइज जितना भी जीके का पोर्शन होता है उसको चैप्टर बाय चैप्टर कन्वर्ट करके आपको दिया गया है एक सिंगल ई बुक में। सिर्फ 20 रुपये में ई बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। सेम ऐसा ही कॉन्टेंट आपको उत्तर प्रदेश के लिए भी दिया गया है यूपी जीके की बुक में। चलिए बात करते हैं हम लोग बिहार से कुछ और स्टैटिक चीज़ों की। बिहार देखिए हमारे भारत के मैप में ये रहा बिहार। पटना है यहाँ की राजधानी। नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बने हैं सीएम, 7वीं बार बने हैं और लगातार चौथी बार ये बने हैं। फागू चौहान यहाँ की हैं करंट टाइम पर गवर्नर। यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें तो ये देखिए आप लोग 244 दिख रहा है, स्टार भी लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था हमारे पेज में स्टार लगाने का मतलब है कि एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए है। तो अभी मैंने आपको बताया 243 + 1, ठीक है, यानी 243 सीटों पर हुआ चुनाव और एक जो सीट है वो एंग्लो इंडियन के लिए है, वो नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो प्लस करके लिखा गया है इसका क्या मतलब हुआ? प्लस करके जो आपको 75 दिख रहा है इसका मतलब हुआ यहाँ पर विधान परिषद भी है, ठीक है। तो ये विधान परिषद की सीटें हैं। चलिए बाकी की लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आप देख ही रहे हैं कहाँ से कितना जाती हैं। लोकसभा में 40 सीटें बिहार से जाती हैं और राज्यसभा में 16 सीटें बिहार से जाती हैं। बिहार अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? बिहार दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश से। झारखंड तो इसी से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, और पश्चिम बंगाल से भी बिहार अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान शुरू किया है।
इस अभियान को, इस कैंपेन को समझिएगा बहुत ही अच्छे से डिटेल में। ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को और ज़मीन से लेकर के जो भी विवाद होते हैं, उन विवादों का निपटारा करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। 2 महीनों का ये अभियान होगा, वरासत अभियान। वरासत का मतलब होता है प्राकृतिक उत्तराधिकार। अब इसमें देखिए, समझिए होगा क्या कि जो कई सालों से कब्जा किए हुए हैं या रह रहे हैं कहीं पर जो व्यक्ति, जो और उस पर विवाद चल रहा है अगर उस ज़मीन पर, तो उन विवादों को निपटारा करने के लिए देखा जाएगा कि कौन कितने वर्षों तक कहाँ पर रह रहा है परमानेंटली। अगर उसके पास कागज़ नहीं है, यानी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, तो इस कैंपेन के ज़रिए, इस अभियान के ज़रिए कैंप लगाए जाएंगे तहसील स्तर पर, बुला करके उनके नाम ज़मीन अलॉट कर दी जाएगी। यानी कि जहाँ पर वो लोग कई वर्षों से रह रहे होंगे, जो ग्रामीण होंगे, लेकिन भले ही चाहे उस ज़मीन पर विवाद हो, तो जहाँ पर जो रह रहा हो तहसील द्वारा रिव्यू करा करके उस प्रॉपर्टी का पेपर दे दिया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को अलॉट कर दिया जाएगा उस व्यक्ति के नाम। इससे क्या होगा, इससे जो कई वर्षों से झगड़ा चला आ रहा है, विवाद चला आ रहा है, दुश्मनी जो चली आ रही है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मुकदमे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो ज़मीनी विवाद भी बढ़ गए हैं, उन सब का भी निस्तारण हो जाएगा। ठीक है, इस अभियान के जरिए। तो 2 महीनों का अभियान होगा, फरवरी 2021 तक ये चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर है। अब आया है उत्तर प्रदेश। तो पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ करंट अफेयर के पॉइंट्स को। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में कानपुर में मेगा लेदर पार्क बनाए जाने की घोषणा हुई है। अगर ये मेगा लेदर पार्क बन जाता है कानपुर में, तो उत्तर प्रदेश बन जाएगा मेगा लेदर पार्क की स्थापना करने वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन अभियान भी अभी हाल ही में शुरू किया था। लखनऊ नगर निगम को BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया गया। 200 करोड़ का बॉन्ड जारी किया गया। उत्तर भारत का पहला नगर निकाय बना लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला। इसके साथ ही नोएडा में फिल्म सिटी बनाई ही जा रही है 1000 एकड़ की ज़मीन पर। साथ ही साथ जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में ही था, उसका नाम बदल करके अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से स्टैटिक पॉइंट्स की। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये रहा उत्तर प्रदेश। राजधानी है यहाँ की लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, ये है उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 8 राज्यों में कौन कौन से हैं? 8 राज्यों में है दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, नीचे इधर आ जाएं तो झारखंड और छत्तीसगढ़ भी है, जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहां पर 20वां इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। इसको और ज़्यादा अगर मॉडिफाइड करें इस क्वेश्चन को, तो संयुक्त अरब अमीरात ने अध्यक्षता की इस बार के 20वें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सम्मेलन की। एक्चुअली में दोस्तों वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया है। तो जो वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है, तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो कहाँ पर नहीं ठीक रहेगा, इसकी जगह पर हम लोग कह सकते हैं कि अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बार का इसका 20वां संस्करण था। क्लियर। अब देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हुआ। अध्यक्ष था संयुक्त अरब अमीरात। उपाध्यक्ष भी हो सकता है, पूछ लिया जाए तो। उपाध्यक्ष दोस्तों श्रीलंका है। कौन? श्रीलंका ने उपाध्यक्षता की है और 2021 से 2023 तक है श्रीलंका उपाध्यक्ष। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग IORA की। ये है क्या? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1997 को, 1997 को, और इसका हेडक्वार्टर है इबेन में, मॉरिशस के इबेन में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके अध्यक्ष हैं करंट टाइम पर नोमुवो नोक्वे। कौन है? नोमुवो नोक्वे हैं इसके अध्यक्ष। चलिए, तो मंत्री स्तर की ये बैठक थी जो अभी आयोजित हुई। UAE आया है, UAE के बारे में जानिए। UAE देखिए वर्ल्ड मैप में ये है UAE। भारत यहाँ पर है, यहाँ से देखेंगे ये रहा UAE। ये अरब देश हैं, आप सभी को पता है। इधर सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है, इधर आपको ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह आपको दिख जा रहा है। इसको आपको वर्ल्ड मैप में कई बार आपको दिखा चुका हूँ। तो UAE यहाँ पर है दोस्तों, और दुबई है यहाँ का बड़ा नगर, जबकि राजधानी होती है अबू धाबी। UAE दिरहम यहाँ की करेंसी है। खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में ही। यहाँ की संसद का नाम होता है फेडरल नेशनल काउंसिल। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी एक क्वेश्चन आया था, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने दोस्तों शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।
तो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूएई बना था पहला अरब खाड़ी देश, इसको याद रखना आपको। अब शांति समझौता हुआ, कराया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था व्हाइट हाउस में। तो डोनाल्ड ट्रंप को और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को और इधर इनके राष्ट्रपति को, यूएई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाह्यान को, इन तीनों को ही दोस्तों नॉमिनेट किया गया है 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। ठीक है, अभी नॉमिनेट किया गया है। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में हैदराबाद में अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसने किया उद्घाटन? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ये भारत की अपनी तरह की पहली HWT यानी हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण केंद्र है, फैसिलिटी सेंटर है। ओके, चलिए अब दोस्तों भारत भी हो गया है दुनिया का तीसरा देश जिसके पास इस प्रकार की लेटेस्ट और इतनी ज़्यादा कैपेसिटी वाली, इतनी बड़ी साइज वाली HWT यानी हाइपरसोनिक विंड टनल का टेस्ट फैकल्टी है। ओके, भारत जब तीसरा देश है, बाकी के दो देश कौन है? अमेरिका है और रसिया है। तो इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में, ये सेंटर हैदराबाद में खोला गया है। DRDO का ये सेंटर है। ठीक है, DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। अब DRDO आया है, DRDO से रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। अभी वरुणास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया था, भारत का पहला हैवी वेट टारपीडो वरुणास्त्र, इसको याद रखना है। होवित्जर तोप का अभी हाल ही में परीक्षण किया है। भारत ड्रोन जानिए, भारत ड्रोन दोस्तों अभी एग्जाम में पूछा गया था, इसके बारे में कुछ महीनों पहले मैंने आपको बताया था। ये सर्विलांस के लिए है, इंडिया भारतीय सेना के सर्विलांस के लिए DRDO ने इसे लॉन्च किया था। बहुत ही अच्छा ड्रोन है। इसके बाद एक और ड्रोन मैंने आपको बताया था, एक्चुअली में वो एंटी ड्रोन सिस्टम था, उसका नाम था ड्रोन किलर। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, यानी जो ड्रोन उड़ रहा होगा ये उस ड्रोन को समाप्त करेगा। ओके, DRDO आया है। DRDO के बारे में तो आप सबको पता है, 1 जनवरी 1958 को हुई थी इसकी स्थापना। 1 जनवरी को DRDO दिवस इसीलिए मनाया जाता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और G सतीश रेड्डी जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अगला देखते हैं। अगला है, यूनेस्को ने कहाँ की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में दोस्तों सिंगापुर की हॉकर कल्चर को, सिंगापुर की हॉकर कल्चर वहाँ पर काफ़ी फेमस है, उसको सांस्कृतिक विरासत की सूची में लिस्टेड किया है। इस सांस्कृतिक विरासत सूची का नाम है दोस्तों मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, तो यूनेस्को ने इसे शामिल किया है। अब देखिए दोस्तों, ये हॉकर कल्चर होता क्या है सिंगापुर में वहाँ पर एक प्रकार से ये स्ट्रीट फूड हॉकर कल्चर है, यानी लोग खड़े होकर गलियों में खाना खाते हैं। ठीक है, भोजन करते हैं, और ये शैली वहाँ पर फेमस है। हालांकि हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इंडिया में भी जैसे सब लोग ठेले पर खाते हैं वैसे ही सेम प्रोसीजर वहाँ पर ये है, बस थोड़ा सा वहाँ पर साफ़ सफाई ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सिंगापुर का कल्चर है, इसको सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को पिछले दिनों में किसको सांस्कृतिक विरासत की सूची में लिस्टेड किया, या यूनेस्को क्यों रहा था चर्चे में, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी कल मैंने आपको बताया था कि अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार मिला है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर का। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया यूनेस्को ने ही। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ही 2 शहर ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहर की सूची में लिस्टेड किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यूनेस्को ने अभी हाल ही में जो बांग्लादेश हैं, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी, उनके नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत की है। ये पुरस्कार दिया जाएगा क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये। चलिए, तो अब यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा सा स्टैटिक जान लेते हैं। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में 1945 में इसकी स्थापना हुई और आंद्रे अजोले जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहता है और मैं अगले दिन आपको और ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है 5वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2020 का वर्चुअल आयोजन कब किया गया? तो इसका अभी हाल ही में आयोजन दोस्तों किया गया 14 से 18 दिसंबर 2020 को। 5वां संस्करण था ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों विदेश मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, विदेश मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रालय जो है ये साल भर में 4 ही समिट ऑर्गेनाइज करता है। ये 4 प्रमुख वार्षिक सम्मेलन होते हैं विदेश मंत्रालय के, उनमें से एक ये भी है। कौन कौन से 4 होते हैं?
एक तो रायसीना डायलॉग आपने सुना होगा, रायसीना संवाद बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे याद रखना आपको। दूसरा एक होता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, यही जो ऑर्गेनाइज हुआ। एक होता है भू आर्थिक संवाद, ये भी विदेश मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और चौथा जो होता है वो होता है हिंद महासागर सम्मेलन, ये भी भारत का विदेश मंत्रालय ही आयोजित कराता है। तो 4 में से एक ये भी था। ओके, तो इसे विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी थीम भी रखी गई थी। थीम थी इस बार की द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या? द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर? विदेश मंत्रालय है तो विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी। अगला, पहले फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट वेब सीरीज पुरस्कार किसे मिला? तो देखिए दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी दिए जाने शुरू हो चुके हैं, वेब सीरीज़ के लिए भी दिए जाने शुरू हो चुके हैं। पहली बार पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया? 19 दिसंबर 2020 को। पूरी लिस्ट हम लोग जानेंगे, एक एक करके सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले तो सबसे बेसिक चीज़ ये है कि OTT क्या होता है। OTT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता क्या है? OTT का मतलब दोस्तों होता है ओवर द टॉप। क्या? ओवर द टॉप। इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, कोई भी ऐसी स्ट्रीमिंग सर्विस जो अपना कंटेंट डिलीवर करती है इंटरनेट पर, उसे कहा जाता है OTT, ओवर द टॉप। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब फिल्म फेयर ने इस पर भी अवार्ड देना शुरू कर दिया है। तो इसमें बेस्ट वेब सीरीज़ का पुरस्कार दोस्तों पाताल लोक को मिला। किसे? पाताल लोक को बेस्ट वेब सीरीज़ का पुरस्कार मिला है। और बेस्ट वेब सीरीज़ क्रिटिक्स में मिला है द फैमिली मैन को। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट। बेस्ट वेब सीरीज पाताल लोक को चुना गया है। बेस्ट वेब सीरीज क्रिटिक्स का मिला है द फैमिली मैन को। पंचायत को दोस्तों मिला है बेस्ट कॉमेडी सीरीज को। का अवार्ड, ठीक है, बेस्ट कॉमेडी सीरीज इसे चुना गया है पंचायत को। और यही बेस्ट एक्टर चुने गए हैं दोस्तों जयदीप अहलावत। कौन? जयदीप अहलावत, पाताल लोक के जो एक्टर थे, ठीक है। इनको ड्रामा कैटेगरी में चुना गया है, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सीरीज। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज चुनी गई हैं सुष्मिता सेन, आर्या वेब सीरीज के लिए। ओके, इसके साथ ही बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सीरीज क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है मनोज वाजपेयी को द फैमिली मैन के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब पाए हैं अविनाश अरुण और प्रोसित राय पाताल लोक के लिए। ओके, और बेस्ट कॉमेडी सीरीज मैंने आपको बताया पंचायत को चुना गया है। तो दोस्तों, अब इस पर वीडियो बनानी ही चाहिए लग रहा है मुझे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस पर एक डिटेल वीडियो मिल जाए, जिससे पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन कवर अप करा दिया जाए, जैसे कि मैं आपको फिल्म फेयर वगैरह पर वीडियो दिया करता हूँ। तो कमेंट कीजिए, बताइए अगर चाहिए तो आपको। चलिए बात करते हैं फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन की। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने कोलोन विश्व कप 2020 में गोल्ड जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत की सिमरनजीत कौर ने और मनीषा ने, इन दोनों ने ही गोल्ड जीता है कोलोन वर्ल्ड कप में। कोलोन में दोस्तों हो रहा है मुक्केबाजी का विश्व कप जर्मनी में। अभी कल भी एक क्वेश्चन आया था जब अमित पंघाल ने दोस्तों 52 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता था। आज इन दोनों ने विमेंस कैटेगरी में गोल्ड जीता है। सिमरनजीत कौर दोस्तों इन्होंने 60 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है गोल्ड, और मनीषा ने जीता है 57 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड। ओके, तो भारत अब तक 3 गोल्ड जीत चुका है और अभी भी चल रहा है कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप वर्ल्ड कप जर्मनी में। क्लियर? चलिए अगला है, विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। भारत में विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए ये पहला उत्कृष्टता केंद्र है। अब देखिए दोस्तों, इसको राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान के परिसर में हरियाणा में गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी हाई लेवल की मॉडर्न लैब्स स्थापित की गई हैं। अब ये स्थापित किया जा रहा है फ्रांस सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा और युवा मंत्रालय के भी सहयोग से, और एक और संस्था है स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके भी सहयोग से यह स्थापित किया जा रहा है। क्लियर? तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे एसोचैम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रतन टाटा को एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से। इनको दोस्तों अभी हाल ही में एसोचैम का जो फाउंडेशन वीक सम्मेलन आयोजित किया गया उसमें सम्मानित किया गया है। अभी जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था वो अवार्ड था ग्लोबल विजनरी ऑफ द सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड, वो भी मिला रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी को दोस्तों सन 2000 में मिल चुका है पद्म भूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, और सन 2008 में इनको मिल चुका है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। ओके, एसोचैम की बात करें तो एसोचैम फाउंडेशन वीक दोस्तों 15 से
19 दिसंबर के बीच में मनाया गया। और एसोचैम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? एसोचैम की स्थापना दोस्तों हुई थी 1920 में, 1920 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और करेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं निरंजन हीरानंदानी। कौन है? निरंजन हीरानंदानी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने भारत की तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली सौंपी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौंपा है भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों को। ठीक है, ये तीनों ही स्वदेशी रूप से विकसित हाईटेक सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और इनको तीनों सेनाओं के प्रमुखों को सौंपा गया है, डीआरडीओ ने बनाया है। अब देखिए, इसमें भारतीय जो थल सेना है यानी इंडियन आर्मी, इसको BOSS यानी बॉस सौंपा गया है, बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम। क्या? बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, ये इंडियन आर्मी को सौंपा गया है। और जो इंडियन नेवी है उसको इमसास सौंपा गया है। क्या? इमसास सौंपा गया है। इमसास का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। फिर बोल रहा हूँ, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, इसको सौंपा गया भारतीय नौसेना को। ठीक है, और इसके साथ ही जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना है, इसको अस्त्र MK1 मिसाइल सौंपा गया है इंडियन एयरफोर्स को। क्लियर? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सौंपा है तीनों सेनाओं के प्रमुखों को। तीनों सेनाओं के प्रमुखों का नाम आया है, आप लोग नाम याद कर लीजिए। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह जी, और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया यानी राकेश कुमार भदौरिया जी। क्लियर है? तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करना, कम से कम 10 दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। आप लोग सपोर्ट जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। डेली इवनिंग में दोस्तों आपको एक सीरीज चलाई जा रही, वीडियो प्रोवाइड की जाती है, जिसके तहत टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग 2020 के पूरा करंट अफेयर कवर अप कर रहे हैं। प्लेलिस्ट भी बना करके दी गई है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, और साथ ही साथ इन सभी टॉपिक्स का क्विज और PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है। PDF और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको MZT ऐप पर मिल जाएगा, तो आप लोग MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि कहें कि 2020 के करंट अफेयर का कंप्लीट तैयारी एक बार फिर से आपका कराया जा रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर जरूर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस दिन नागालैंड को भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? शॉर्ट फॉर्म में कहें तो नागालैंड कब स्थापित हुआ? अगला, चीन का कौन सा चंद्रयान पत्थरों का सैंपल लेकर चांद से धरती पर वापस आ गया है? दोनों ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, और इनके बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, लिखिएगा जरूर डिटेल में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में भी PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, आप लोग वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हो, और डेली वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम पर जाना है आपको, MZT एजुकेशन लिख करके सर्च करना है, 21,700 सब्सक्राइबर हैं, उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।